वेलकम फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर प्लिंथ टू पैरामाउंट का, जिसका नाम है वर्ब बेसिक। देखिए, वर्ब जो है कार्य का होना दर्शाता है, इसको डूइंग वर्ब भी कहते हैं। इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया, एक है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। देखिए, हेल्पिंग वर्ब को भी आगे दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक है मोडाल्स और दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। और मेन वर्ब वो होता है, इसको सिंपल सा है, मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य की मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं, जैसे आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे प्ले जो है ये मेन वर्ब हो गई, ठीक है। उसके साथ ही अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को। इसको बांटा है मोडाल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में। तो जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते, कैन, कुड, मे एक्सेट्रा, इसके साथ मतलब ये खाली आप देखिए, आप जैसे सेंटेंस बोले आई कैन डू इट, तो डू मेन वर्ब हो गया, लेकिन कैन सकता हूँ अपनी कैपेबिलिटी बता रहा है, तो इसके साथ मेन वर्ब आएगा ही आएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब्स दोनों का कार्य कर सकते हैं। ये जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स दोनों का कार्य कर सकते हैं। कौन? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब एक नोट यहाँ पे है, देखिए क्या, नीड, डेयर एवं यूज टू मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। नीड एवं डेयर मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना कि ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। नीड और जो डेयर वर्ड है ये मॉडल का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। और यूज टू, ये जो यूज टू वर्ड है, यूज टू मॉडल एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकता है। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की। वे वर्ब जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। जो दूसरी वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होते हैं इन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। फर्स्ट अपना है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ought टू। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जिन्हें मॉडल्स के लिए भी पढ़ते हैं, तो ये इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जा सकता है, जैसे शी कैन रन फास्ट, तो रन यहाँ पे मेन वर्ब है, कैन क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ अकेली नहीं आती, तो कैन यहाँ पे मॉडल है। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे तो यू शुड स्टडी इंग्लिश, शुड मॉडल है, स्टडी मेन वर्ब हो गई, तो आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। सेकंड है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, यूज टू, नीड, डेयर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब, नीड एवं डेयर और एडजेक्टिव यूज टू के रूप में भी हो सकता है। देखिए, इसको बड़ा ध्यान से समझना। आई एम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, एम। यूज टू क्या हो गया यहाँ पे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। और स्लीपिंग यहाँ पे आ गया जिरंड, जेरेंड है, वो बाद में बताएंगे कि जेरेंड क्या है। और लेट एट नाइट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो आप ये देखिए, एम हेल्पिंग वर्ब है और स्लीपिंग जेरेंड के साथ यूज टू एक एडजेक्टिव के रूप में लगा हुआ है कि मैं वो अपनी, इसमें एडजेक्टिव बता रहा है आई का, मतलब जो यहाँ पे मैं हूँ, मेरी आदत है कि मैं देर से सोता हूँ, तो ये यूज टू एक एडजेक्टिव है मेरी आदत का। सेकंड देखिए, आई नीड यू, अब यहाँ पे नीड यू जो है ये मेन वर्ब के रूप में कि मुझे आपकी ज़रूरत है। अभी देखिए, यू नीड नॉट कम टुमारो, अब यहाँ पे जो है ये कम जो है ये डायरेक्ट इन्फिनिटिव हो गया और यहाँ पे नीड आप देखिए हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो गया। अब आता है थर्ड, शी डज़ नॉट डेयर टू कम होम लेट, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो देरी से घर आए, तो यहाँ पे डेयर जो है मेन वर्ब में है और टू कम यहाँ पे इन्फिनिटिव के रूप में है। अब यहाँ पे देखिए डेयर हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ हो रहा है, आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके कमरे में दाखिल हो सकूँ बिना उनकी परमिशन के। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के कुछ बिंदु की। यहाँ पे कहा है कि रूल नंबर 1 क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता, ये हमें पहले ही बता चुका है वो। इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, ये भी पता चल गया पीछे पढ़ के। आई कैन हेल्पिंग वर्ब है, लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं उठा सकता हूँ इस बॉक्स को। ही शुड वर्क हार्ड, उसको मेहनत करनी चाहिए। रूल 2 क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 आईएनजी फॉर्म या एसईएस नहीं होते। इसका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन्स के सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके रूप में या फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए भैया, ये याद रखने वाली बात है कई बार, और ये नॉर्मल भी बात है कि कैन का कैंस नहीं हो सकता, कांट हो सकता है, क्योंकि कांट तो नेगेटिव बना दिया हमने उसको, लेकिन इसका और कोई आईएनजी वगैरह, कैनिंग वगैरह ऐसा कुछ आपने कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है कि ये जैसे वर्ड हैं, जैसे आपको मॉडल्स ऊपर बताए थे, ये वैसे के वैसे यूज़ होते हैं। शी कैन हेल्प यू, यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, आपको अपने दोस्तों को समझना चाहिए। रूल नंबर 3 क्या है, ought एंड यूज्ड के बाद इन्फिनेटिव 2+1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। देखिए, हमें ये तो पता ही है कि जब भी टू आ जाए तो उसके बाद आंख बंद करके हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले मतलब अगर ought का यूज़ करना है और यूज्ड का यूज़ करना है तो इसके बाद हमेशा 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही आएगी। वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी ought टू रिस्पेक्ट आवर कंट्री, आवर नेशन। तो ought मतलब हमें करना चाहिए, मतलब हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, मोरालिटी है ये अपनी। दूसरा है ही यूज टू कम लेट, उसकी आदत थी लेट आने की। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कि हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। अब है कैन एवं कुड। रूल नंबर 1 क्या है कैन का, कैन का प्रयोग शक्ति, पावर, एबिलिटी, योग्यता तथा कैपेसिटी, सामर्थ्य या क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है।
कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, भूतकाल की योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए कैन का ही पास्ट है कुड, ठीक है। तो जो चीज़ें कैन में प्रेजेंट में आप यूज़ करेंगे वही जो है पास्ट टेंस में आप कैन की जगह हमेशा कुड लगाया हुआ देखा होगा और आपको लगाना भी है वहाँ पे। जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो बॉक्स को उठा सकता है। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका, ठीक है। इन दोनों का आप मतलब समझ गए होंगे। रूल 2 है कैन का प्रयोग परमिशन देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है कि यू कैन गो नाउ। तो अथॉरिटी जिसके पास होगी वही परमिशन दे पाएगा और उस परमिशन देने के लिए आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है रूल नंबर 3, इसमें ये बताता है कि कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, सभी जो है मिस्टेक कर सकते हैं, बना नहीं सकते, कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ऐसा। और कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बता रहे हैं अगर ये पास्ट में होगी तो आप कुड लगा देंगे, नहीं, वहाँ पे भी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी जहाँ कहीं भी आए वो आपको कैन ही लगाना है। और रिमोट पॉसिबिलिटी, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, मतलब हम बहुत ही नाम मात्र के चांस हैं लेकिन चांसेस हैं। और आपने देखा भी होगा डीटीसी की बसों में जब हम बचपन में ट्रैवल करते थे तो उसमें लिखा रहता था कि प्लीज़ चेक अंडर योर सीट देयर कुड बी अ बॉम्ब। तो ये देयर कुड बी अ बॉम्ब का हमने वहाँ पे भी इस्तेमाल देखा है। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है एवं कुड औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में। तो कैन जो है वो अपने दोस्तों के लिए या इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, फ्रेंडली रिक्वेस्ट में, कैन आई टेक योर स्कूटर, कैन आई बोरो योर पेन, इस तरीके से। लेकिन जब आपको ऑफिस में या फॉर्मली कहीं भी बात करनी हो तो आप कुड का प्रयोग करें। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं शुक्ला जी से बात कर सकता हूँ। अच्छा, अब नोट एक यहाँ पे आ गया है, एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ ना करें क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं। भाई एबल टू ऐसा वर्ड है, एबल मतलब होता ही एबिलिटी है। भाई एबल का अगला आप फॉर्म देखेंगे तो ये रूट वर्ड किसका है, एबिलिटी का। तो कैन भी आपकी एबिलिटी दर्शाता है, पावर, सामर्थ्य, ये सब कैपेसिटी हमने देखा ही पीछे। तो इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ये सेंटेंस करके दिखाया गलत है, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कैन नॉट बोल दिया, बहुत हो गया, अब उसने एबल टू भी लगा दिया। ऐसा करके हम अपने वाक्यों को सुपर फ्लोज बना देते हैं। सुपर फ्लोज का मतलब है मोर देन व्हाट इज़ नीडेड, मोर देन व्हाट इज़ नीडेड। इस वाक्य का सही फॉर्मेशन क्या होगा कि आई कैन नॉट कम टुमारो, या अगर एबल टू से बनाना है आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल नहीं आ पाऊँगा। अब बात करते हैं मे, माइट और मस्ट की। मे का प्रयोग संभावना, अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इट मे रेन टू नाइट, मतलब अनिश्चितता का भाव है, संभावना है कि आज बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन टू नाइट। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, याद होगा आपको, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क आता है, जिसमें कोई विश होती है, ठीक है, कोई आशीर्वाद है, कुछ ऐसी चीज़ है, तो उसमें आपको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भैया जीते रहो, लंबी उम्र दे भगवान आपको, ये वाली बातचीत में। रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो, प्रिंसिपल क्लोज मतलब पहला जो सेंटेंस का हिस्सा है उसे प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, और जिस पे फिर एक कंजक्शन होती है, मतलब दैट, दिस, ऐसे, एज वेल एज, ऐसा कुछ भी हो, उसके बाद आता है एक सबऑर्डिनेट क्लोज। तो यहाँ प्रिंसिपल क्लोज होगा और यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। सबऑर्डिनेट का मतलब ही है उस पर आश्रित। तो प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लोज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो, तो इससे पर्पस का बोध हो तथा इससे पर्पस यानी उद्देश्य का बोध हो, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में मे का प्रयोग होगा। देखिए 3 बातें इसने बोली, 3 कंडीशन है, प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, और सबऑर्डिनेट क्लोज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से शुरू होना चाहिए, और उसमें उसका कोई पर्पस होना चाहिए। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में हमेशा मे आएगा। जैसे वी ईट, प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस है, सो दैट से फिर सबऑर्डिनेट क्लोज शुरू हो रहा है, मतलब कंजक्शन जो है हमारी सो दैट, इन ऑर्डर दैट या दैट में से एक है, फिर है वी मे लिव, तो यहाँ पे मे का प्रयोग होगा, ठीक है। रूल नंबर 4 कहता है माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब जहाँ पे माइट लगाएंगे वहाँ पे ये है कि बहुत कम चांसेस हैं लेकिन है, और मे जहाँ पे लगाएंगे उसका मतलब है कि भैया 90% या 80% के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप, मतलब कर तो सकता है एग्जाम पास लेकिन उसकी बुद्धि को देख के लगता नहीं है कि वो कर पाएगा, तो यहाँ पे माइट है, ठीक है। अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग करें। ही स्टेज इन, मतलब संभावना बिल्कुल ही आपको लग रहा है 100% है या 99.99% है, तब आपको मस्ट लगाना है। जैसे ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी। अब देखो भाई, कोई बंदा 5 स्टार होटल्स में रुक रहा है और हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जो है फ्लाइट में जा रहा है, अपन लोग स्लीपर से जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टायर से जा रहे हैं, कोई बंदा लगातार फ्लाइट से जा रहा है, 5 स्टार होटल्स में रुक रहा है, तो आप क्या लगाओगे, वो रिच ही है, वो तो अमीर ही है, तो ही मस्ट बी वेरी रिच। श्योरिटी नहीं है लेकिन ही मस्ट बी वेरी रिच, ये श्योरिटी से जस्ट 1% कह लीजिए पीछे है बस, इसलिए यहाँ पे मस्ट लगाएंगे। अब मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे हमने बचपन में भी सीखा है, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर,
तो ये वाला है, सम्मान के साथ निवेदन करना है इसमें। मे एवं माइट के साथ पॉसिबिलिटी एवं लाइकली का प्रयोग ना करें, क्योंकि दोनों समानता दर्शाते हैं। जैसे कैन के और कुड के साथ आप एबल टू नहीं लगा सकते, ऐसे ही यहाँ पे मे और माइट के साथ पॉसिबली एवं लाइकली का प्रयोग ना करें, क्योंकि दोनों का मतलब फिर वही हो जाएगा। वी मे पॉसिबली कम टुमारो, फिर सुपर फ्लोज बना दिया, वी मे कम टुमारो, वी विल पॉसिबली कम टुमारो, ये दोनों में से आपने देख लिया। अब बात करते हैं भैया शैल और विल की। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स आई वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करें, मतलब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ सबके साथ विल का प्रयोग करें। आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी। देखिए, ही आ गया, उसके साथ विल आ गया, और आई और वी में से एक था तो यहाँ पे शैल लगा दिया। मॉडर्न इंग्लिश में हम आई एवं वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, जो अब स्वीकार्य है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में अब भी आई एवं वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और यहीं पे एग्जामिनर फंसाता है आपको। ठीक है, विल आई गो नहीं होगा, शैल आई गो, शैल वी गो, ऐसे हो सकता है। ठीक है, शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे के साथ कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन एवं एडवाइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में विल का प्रयोग आई एवं वी के साथ होता है। अब देखिए, इन सबको याद रखने का एक ही तरीका है, जब आपके पास अथॉरिटी हो, आप अथॉरिटी में है, या बोलने वाला जो सेंटेंस कह रहा है उसके पास अथॉरिटी है, या जिससे कोई आपको लेनी है अथॉरिटी, मतलब जो बंदा कमांडिंग पोजीशन में है, आप हमेशा उसके साथ सब्जेक्ट में ही, शी, इट मतलब उल्टा कर दो। जो अभी ऊपर पढ़ा था कि बाकी सबके साथ आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, तो अब उल्टा हो जाएगा, बाकी सबके साथ जो है अपना शैल लगेगा और आई और वी के साथ विल लगेगा। ठीक है, जैसे कमांड, यू शैल लीव द रूम एट वंस, एक ही बार में इस कमरे से निकलो। प्रॉमिस, यू शैल बी अवॉर्डेड, भाई ये प्रॉमिस की कि आपको इनाम जरूर मिलेगा। आई विल हेल्प यू कम वॉट में, मैं आपकी मदद करूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। थ्रेट है यहाँ पे, ट्रेस पासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, जो भी मतलब बिना अनुमति के घुसने की कोशिश करेगा उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा या मुकदमा चलाया जाएगा। आई विल पनिश यू, मैं आपको दंडित करूंगा। डिटर्मिनेशन देखिए, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, ये अथॉरिटी है, अपने अंतर मन से आपकी अथॉरिटी है, आप अपने मन से लड़ रहे हो कि भैया मैंने मेहनत नहीं करी इसलिए पीछे फेल हो गया था, लेकिन अब मैं मेहनत करूंगा और अच्छे नंबर लाऊंगा। ठीक है, तो आप जब भी अथॉरिटी आपको लगे कि सेंटेंस में अथॉरिटी का भाव है, चाहे वो किसी और व्यक्ति के द्वारा की दी गई हो या आपके ही मन के द्वारा दी गई हो, आप हमेशा जो है आई और वी के साथ विल लगाएंगे और बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ आप शैल लगाएंगे। अब बात करें कंपल्शन की, यू शैल बी हेयर फॉर द मीटिंग, आपको यहाँ उपस्थित होना है मीटिंग के लिए। आई विल हैव टू फिनिश द वर्क, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। अब देख रहे हैं रूल 2, लेट अस और लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग्स में भी शैल का प्रयोग होता है। तो लेट अस डांस टुगेदर, शैल बी, अब यहाँ पे फिर से शैल लग गया। ठीक है, वैसे भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो होता ही है, लेकिन लेट अस और लेट से शुरू होने वाले में भी आप एक चीज़ ध्यान रखें, शैल का प्रयोग सजेशन को व्यक्त करने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ सब्जेक्ट के साथ होता है। देखिए, सुझाव व्यक्त करने इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ सब्जेक्ट के साथ होता है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आज भी शैल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव है। मेन चीज़ क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में सुझाव है, ये आपको याद रह जाए तो बड़ी बात, अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी याद रहता तो शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, अब वी टॉक टू द मैनेजमेंट डैश वी टॉक टू द मैनेजमेंट क्वेश्चन मार्क, तो शैल ही आएगा वी के साथ। ठीक है, अब शैल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता। शैल और विल का प्रयोग कहाँ नहीं होता? अगर वाक्य पास से शुरू, अगर पास से शुरू होगा तो आप सीधी सी बात है वुड या शुड का प्रयोग करोगे ना। ठीक है, वहाँ तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई। अगर वाक्य पास से शुरू हो तो विल शैल नहीं वुड शुड का प्रयोग होगा। दरअसल ये नियम तब भी लागू होता है जब विल शैल के स्थान पर कोई और मॉडल या वर्ब का प्रयोग हो, जैसे कैन या कुड, तो कुड हमेशा कब लगेगा? पास्ट टेंस में लगेगा। ठीक है, अब है ही सेड दैट ही वॉज कमिंग, अब ये तो भाई इस तो हो ही नहीं सकता, उसने पहले की बात कर रहा है। अब सेकंड क्या है इसमें? अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करें तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की आदत होती है, जिसकी वजह से हम पहला कार्य भी सिंपल फ्यूचर में कर लेते हैं। सीधी सी बात है, अगर मैं आऊँगी तो आपसे मिलूंगी, तो अब देखिए पहला काम करेगी तभी वो मिल पाएगी, मतलब पहले आना पड़ेगा जब भी तो मिल पाएगी। तो उसने क्या कहा? दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक होंगे, तो दो, अगर मैं आऊँगी तो पहले तो आना है और फिर आपसे मिलना है, और दूसरा कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर है, तो आपसे मिलना पहले कार्य पर निर्भर है, कौन सा है? मैं आऊँगी। तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? इफ़ आई कम, इफ़ आई विल कम नहीं, इफ़ आई कम, और दूसरा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, आई विल मीट यू। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आई गेस। निम्नलिखित शब्दों को देखें, इनके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, जैसे इफ़, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन।
कंडीशनल सेंटेंस के चैप्टर में भी आएगा इसका। देखिए दोबारा देखिए, इनके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। देखिए जब इफ़ आ जाएगा, एज सून एज आ जाएगा, इन केस आ जाएगा, प्रोवाइडेड आ जाएगा, अनलेस आ जाएगा, अंटिल आ जाएगा, बिफोर आ जाएगा, आफ्टर आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा, तो आप खुद ही इतनी कॉमन सेंस है कि जब इनमें से कोई भी एक वर्ड आएगा तो आपको पता ही है कि वो दो काम करेगा, और दो काम में से जो पहला काम है वो आपका किस में होना है, सिंपल प्रेजेंट में होना है। अब बात करते हैं वुड की। तो वुड में क्या बोल रहा है? रूल 1, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, मैं स्कूल जो है बस से जाया करता था, तो पास्ट हैबिट है, तो पास्ट है तो वैसे भी वुड ही आएगा, ये तो ऊपर बताया ही है कि जब भी पास्ट की बात होगी तो हमें वुड और शुड लगाना है। वुड का प्रयोग प्रेफरेंस या चॉइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः ऐसे वाक्यों में रादर का भी प्रयोग होता है। तो ठीक है भाई, जब प्रेफरेंस हमें कोई प्राथमिकता होगी, जैसे हम फॉर्म भरते हैं SSC CGL के या SSC CPO के, तो हम अपना या SSC GD के, किसी का भी तो ऐसा कोई फॉर्म भरते हैं जिसमें जॉब को लेकर प्रेफरेंसेस भरनी होती है, तो उसमें हम तब प्रेफरेंस मतलब वो होता है प्रेफरेंस, और चॉइस होती है कि मेरी चॉइस क्या खाने की है, क्या पहनने की है, तो वो सब। अगर इनके बीच और इनका कनेक्टर क्या होता है, वर्ड इन इस सेंटेंस में कनेक्टर आपको हमेशा देखने को मिलेगा रादर। ही वुड रैदर डाई देन बैग, भाई वो मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा, ऐसे सेंटेंस में आपको वुड का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर वाक्य का आरंभ पास से हो तो वाक्य आगे पास में ही रहेगा, और विल का पास्ट टेंस वुड होता है। वाक्य का आरंभ पास्ट से होगा तो वाक्य आगे भी पास में रहेगा, और विल का पास्ट हमें पता ही है वुड होता है। ही होप्ड दैट, अब भाई पास्ट टेंस में है तो विल नहीं लगेगा, हमेशा वुड ही लगेगा। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपको कैसे बता सकता है, क्योंकि आपको लगेगा उसने होप किया था, ही होप दैट ही विल पास, आपको एक बार को ठीक लगेगा, ये अभी पढ़ते टाइम हमको सही कहेगी नहीं यार वुड ही आएगा, लेकिन जब एग्जाम में बैठेंगे आपको लगेगा ही विल पास सही तो है, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मैं पास हो जाऊँगा, तो आपको लगेगा कि इधर फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन जब आपने सेंटेंस और चूँकि अब उसमें दैट भी लगा हुआ है तो आपका कहीं कंजक्शन, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस तो ना बन जाएगा, नहीं, तो यहाँ पे ही होप दैट ही वुड पास आएगा। ठीक है, वुड। रूल नंबर 4, वुड यूज टू एवं सिंपल पास्ट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए दोबारा, वुड यूज टू एवं सिंपल पास्ट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए। देखिए सिंपल पास्ट टेंस का हमें पता है, या प्रेजेंट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है उनको तो बोलते हैं या सिंपल प्रेजेंट, कि उसमें हमेशा रूटीन दिखाया जाता है। वैसे भी JPS में पुराने टाइम में क्या पढ़ते थे, जिनके बीच में ता है, ती है, ते है, तो वो सिंपल प्रेजेंट हो जाते थे, और जो सिंपल पास्ट होते थे उनके बीच भी वही आता था। तो ये तो हमेशा रूटीन एक्शन को ही दर्शाते हैं। और यूज टू मैंने आपको बताया ये भी हैबिट को दर्शाता है, पीछे बताया था। और अगर वुड आ जाए तो ये भी अभी हमने देखा आई वुड गो टू, पास्ट हैबिट के लिए हमेशा वुड का इस्तेमाल होता है, तो अभी ऊपर देखा, तो तीनों चीज़ों को इसने क्लब कर दिया एक ही साथ में। आई यूज़ टू गो टू स्कूल बाई बस, मैं स्कूल जो है बस से जाया करता था। आई वुड रिटर्न ऑन फुट, मैं हमेशा पैदल आया करता था। वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, और हम घर लौटने से पहले घंटों खेला करते थे। तो तीनों चीज़ों का इसने प्रयोग आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अब बात करते हैं वुड का प्रयोग। रूल नंबर 5, वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना को व्यक्त करने वाले वाक्यों के प्रिंसिपल क्लोज में होता है। जो वुड का प्रयोग है वो कैसे होता है? इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो देखिए यहाँ पे तो आपको सही लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पे ही भी होता ना तो भी वर ही आता, क्योंकि ये कल्पना है कि मैं पक्षी होता तो मैं तो उड़ के जाया करता। तो प्रेजेंट या पास्ट की कोरी कल्पना को व्यक्त करने वाले वाक्यों के प्रिंसिपल क्लोज में होता है। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज ये है, ये बात भी ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि इसी ये पे डिपेंड है। ठीक है, अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग करें। आई विश आई वर अ बर्ड, मैं मतलब कल्पना करता हूँ या इच्छा है मेरी कि मैं चिड़िया होता। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य के काल्पनिक होने का आभास होता है, इनके साथ वाज का प्रयोग कभी नहीं होता। ठीक है, आई विश, एज डू, इफ़, एज इफ़, वुड, दैट एवं सपोज, ये सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा आपको वर का इस्तेमाल करना है, वास का नहीं करना। अब रूल नंबर 6 पे आते हैं। वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में भी होता है। देखिए ये तो पहले ही पढ़ ली, लेकिन फिर भी ही सेड ही विल गो देयर, तो आपको पता है इसका आप वुड ही करेंगे। ही सेड दैट ही वुड गो देयर। अब आते हैं अपने रूल नंबर 7 पे। क्या है? वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। वुड यू हेल्प मी, पोलाइट रिक्वेस्ट है और प्रश्नात्मक वाक्य है, क्या आप मेरी मदद करोगे? वुड यू हेल्प मी। वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, संभावना। ही वुड बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। रूल नंबर 9 है। वुड का प्रयोग विश को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि इच्छा को व्यक्त करने के लिए। आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून, भैया मेरी इच्छा है कि इंडिया जो है जल्दी से ही डेवलप्ड कंट्री बन जाए। रूल नंबर 10 क्या है? वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश को व्यक्त करने के लिए होता है। आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, मेरी इच्छा है कि मैं मैनेजर से बात करूँ या मेरी रुचि है उनसे बात करने में। ठीक है,
अब आते हैं हम शुड पे। शुड का प्रयोग सजेशंस देने के लिए किया जाता है। सजेशन के लिए क्या क्या प्रयोग किया? शुड हमेशा। यू शुड इंग्लिश स्टडी इंग्लिश। शुड रूल नंबर 2, शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब कभी एडवाइस देनी हो तो शुड का प्रयोग किया जाता है। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स। आपको उसकी मिस्टेक्स पे कभी नहीं, किसी की भी मिस्टेक्स पे नहीं हंसना चाहिए, वैसे उसकी मिस्टेक्स पे आएगा यहाँ पे। शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लेस्ट आएगा और उसके बाद नेगेटिव पर्पस आएगा तो शुड का प्रयोग किया जाएगा। ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। अगर वो तेज़ नहीं भागा तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी। लेस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। टेक केयर लेस्ट यू फॉल। भैया अपना ध्यान रखो, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हो, गिर सकते हो। या फॉल का मतलब यहाँ पे तुम अपने जीवन में नीचे की तरफ आ सकते हो। अब देखते हैं भाई अपना ओट टू, क्योंकि हमें पता है ओट के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। ओट टू का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य, ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वी ओट टू लव आवर कंट्री। हमें अपने देश से हमेशा प्यार करना चाहिए। मस्ट का प्रयोग कंपल्शन को बाध्यता भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बाध्यता मतलब आपको कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक। भैया आपको बाध्य हैं आप कि आपको इंक के पेन से ही लिखना है। रूल नंबर 2, मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। भैया इंडिया को तो वर्ल्ड कप जीतना ही होगा। रूल नंबर 3, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। तो ड्यूटी है, कर्तव्य है। अच्छा ये मोरल ऑब्लिगेशन भी है और यहाँ पे तो आप इन दोनों को ऐसे देख सकते हैं कि ओट टू और मस्ट का प्रयोग कभी कभी सेंटेंस के हिसाब से आपको देखना है कि कैसे करना है। अब आते हैं यूज टू पे। यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM। उसकी आदत थी कि वो रोज़ 10 बजे तक पढ़ाई करता था। यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए नहीं होता, बल्कि प्रेजेंट रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या चीज़ को डिनोट करता है? कि वो अपने आप में ही रूटीन एक्शंस को डिनोट करता है। तो ही यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, तो ये गलत हो जाएगा। ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, ये हो गया आपका सही, क्योंकि आपने यहाँ सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कर दिया। यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार होता है जैसे अफर्मेटिव, ही यूज टू कम हेयर। वो यहाँ आते रहते थे, ठीक है, उनका यहाँ आना जाना लगा रहता था। नेगेटिव में कैसे होगा? ही यूज्ड नॉट टू कम हेयर, वो यहाँ नहीं आते थे। ही डिड नॉट यूज टू कम हेयर। अब यहाँ पे देखिए डिड आ गया, इसीलिए यानी कि डू की सेकंड फॉर्म आ गई, इसीलिए जो है यहाँ पे यूज़ के पीछे से डी हटा लिया। ठीक है, ये तो आपको पता है रूल है पास्ट का। इंटरोगेटिव में कैसे? यूज्ड ही कम टू हेयर, तो ये भी आपका ठीक है। डिड ही यूज टू कम हेयर, ये आपका और आपको थोड़ा देखने में और सेंसिबल लगता है, पर पहले वाला भी ठीक है। वर्ब प्लस यूज टू के बाद वर्ब प्लस ING का प्रयोग होता है और ये हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। जैसे वर्ब प्लस यूज टू के बाद आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे वर्ब एन है और गेटिंग क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसको जिरंड भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोई वर्ब्स एडजेक्टिव फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है। यहाँ टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग होगा। कई वर्ब्स एडजेक्टिव फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है। यहाँ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का होगा। कौन से हैं वो वर्ब और वो एडजेक्टिव या फ्रेज? कौन से हैं? बी यूज टू, अकस्टम टू, अवर्स टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ही वॉज यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वॉज इन लंडन। तो इनको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। दोबारा से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। बी यूज टू, अकस्टम टू, अवर्स टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू और प्रोन टू। डेयर और नीड की बात कर लेते हैं। डेयर दुस्साहस व्यक्त करता है और नीड ज़रूरत। डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब एवं मॉडल दोनों ही रूप में होता है। ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। ही नीड्स मी, ये एग्जाम्पल भी वहाँ पे था। शी डज़ नॉट डेयर टू गो देयर, उसकी हिम्मत नहीं है। डज आ गया हेल्पिंग वर्ब और डेयर यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। यू नीड नॉट कम टुमारो, अब यहाँ पे ये मोडाल की तरह यूज़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे पीछे वर्ब दी हुई है। अच्छा, मोडाल मतलब ही होता है हेल्पिंग वर्ब के लिए बनाए हुए कुछ ऐसे वर्ड्स जो सीधा सीधा मतलब की तरफ ले जाते हैं। नीड एवं डेयर का प्रयोग मोडाल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता। पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता। आई नीड हेल्प हिम, नहीं, आई नीड टू हेल्प हिम। ठीक है, अगर डेयर एवं नीड का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो तो उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ही विल नॉट डेयर टू कम हियर, उसकी हिम्मत नहीं है वो यहाँ आ जाए।
अगर नीड एवं डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो नेगेटिव वाक्यों में नीड एवं डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता। आई नीड नॉट कम टुमारो, मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ कल आने की। ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन, उसकी अब ये वो दुस्साहस नहीं करेगा कि वो किसी और को धोखा दे सके। निवेदन करने के लिए निम्नलिखित मोडाल्स का प्रयोग किया जाता है। मोडाल्स कैन, कुड, मे, वुड। कैन मैंने बताया था इनफॉर्मल यानी कि फ्रेंडली रिक्वेस्ट, कुड का फॉर्मल रिक्वेस्ट, मे जो हम टीचर को बोलते थे रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट, और वुड पोलाइट रिक्वेस्ट। अब जैसे फ्रेंडली रिक्वेस्ट कैन आई टेक योर बाइक, दोस्त से बोला। कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, किसी कंपनी में किसी ऑफिस में बोला। रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट मे आई कम इन से क्लास में आने के लिए बोला। और पोलाइट रिक्वेस्ट वुड यू हेल्प मी, भाई मेरी मदद कर दोगे क्या, तो पोलाइट रिक्वेस्ट। विभिन्न काल एवं वॉइस में मोडाल्स अलग अलग फॉर्मूले में प्रयुक्त होते हैं। नीचे दिए गए सारणी में इनका प्रयोग देखें। देखिए मोडाल्स एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कैसे, और टेंसेस के हिसाब से देखिए। इनडेफिनेट में सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन पैसिव में क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद सीधा मोडाल, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। कॉन्टिन्यूस का और प्रेजेंट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अपना इनडायरेक्ट या पैसिव वॉइस नहीं होती। ठीक है, पैसिव वॉइस नहीं होती। परफेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे हम टेंस बनाते हैं अपना। ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन, अब इसमें हैव बीन आ गया है क्योंकि परफेक्ट की बात हो रही है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये जो हिस्सा है ये तो सेम है इसके जैसा, और ऑब्जेक्ट और मॉडल भी सेम है, बस आपको बी और हैव बीन का ध्यान रखना है। ठीक है। ऊपर दिए गए सभी फॉर्मूले को देखें, आप पाएंगे कि मॉडल के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म में होता है। बिल्कुल यही पाया, क्योंकि इसके बाद मॉडल के बाद बी आया और परफेक्ट में हैव लगाना पड़ा, उसके बाद बीन लगाया, तो इसकी बात बिल्कुल ठीक निकली। मोडाल्स का प्रयोग परफेक्ट में नीचे दिए गए फॉर्मूले में देखिए, और उसका विशेष अर्थ भी उदाहरण में देखें। सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस, अब इसमें बीन नहीं है, और ये जो है ये सीधा सीधा कौन सा है, किसका फॉर्मूला है, ये परफेक्ट का। कई बार जब हम मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे शुड हैव कम, कुड हैव गॉन, नीड नॉट हैव सीन इत्यादि, तो वाक्य में एक छिपा हुआ अर्थ भी होता है जो वाक्य के अर्थ के विपरीत होता है। जैसे आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, आई हैड द एबिलिटी। आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, हिडन मीनिंग आई डिडंट स्कोर, डू आई हैड द एबिलिटी। ठीक है। आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, समझ रहे हैं आप बात का मतलब। यू शुड वर्क हार्ड, जस्ट अ सजेशन। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, हिडन मीनिंग क्या है, आपने की नहीं मेहनत। अब आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पे। डू, हैव, बी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब दोनों ही रूप में किया जा सकता है। डू का फॉर्म इस प्रकार है, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और डू जो है हमारे जो ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ लगता है, और डज जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, ये आपको पता ही होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में डन। आई डू माई वर्क, मैंने अपना काम किया। आई डिड नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। अब देखिए यहाँ पे डू है, मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये आपको क्लियर करना होगा ऐसे। सेकंड क्या है, हैव के फॉर्म्स इस प्रकार है, हैज़, हैव, हैड और हैड, तो जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो दोनों हैड है। ठीक है। हैव का प्रयोग पोजेशन दर्शाने के लिए किया जाता है, आई हैव अ कार। हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट एवं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। किसका, हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट एवं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसका बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। तो आपने देखा कैसे दोनों ही बारे में ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। हैव प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग फोर्स्ड एक्शन, दबाव में किया जाने वाले कार्य दर्शाने के लिए किया जाता है। आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे तो मेहनत करनी पड़ी। शी हैड टू लीव हर जॉब, उसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। हैव प्लस इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव कैसे बनता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। अच्छा, अब आते हैं बी के फॉर्म्स। बी के फॉर्म्स क्या क्या हैं, बी, इज़, एम, आर, ये जो है सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वाज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में इनका प्रयोग देखते हैं। आई एम अ डॉक्टर, तो सीधा बता दिया आई एम अ डॉक्टर, तो ये मेन वर्ब आ गया। ही वॉज वर्किंग हार्ड, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में है। ही हैज़ बीन टू लंडन, अब बीन यहाँ मेन वर्ब है, और क्या है, हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब्स वे वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिनके वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म तथा एस या ईएस फॉर्म वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। आई नो यू, आई न्यू यू, आई हैव नोन यू फॉर 2 years, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता था। आई हैव नोन यू फॉर 2 years, मैं तुम्हें 2 साल से जानता हूँ। ठीक है। अब इसके बारे में आगे देख लेते हैं। मेन वर्ब्स के वाक्य के टेंस के अनुसार विभिन्न फॉर्म्स में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसा आपका टेंस होगा
वैसे ही ये अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने टेंस के हिसाब से आप लगाते रहेंगे उसमें। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। प्रेजेंट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म को सेकंड, पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म बोलते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं उसको। अब एक बार इन पर नज़र डाल लेते हैं सारों पे। अराइज, इसका मतलब होता है उठना, सेकंड फॉर्म है अरोज, थर्ड फॉर्म है अराइजन, आईएनजी फॉर्म है अराइजिंग, और एस या ईएस की फॉर्म है अराइजेस। फिर है अवेक, जागना, अवोक, अवेकन, अवेकिंग, अवेक्स। बी होना, वाज वर सेकंड हो गया, बीन थर्ड हो गया, बीइंग आईएनजी हो गया, इज वॉज हमारा एस या ईएस फॉर्म हो गया। मतलब हम ये एस या ईएस फॉर्म का मतलब है हम अपने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इनको किस तरीके से यूज़ में लाएंगे जब ये मेन वर्ब होंगे। ठीक है, टेंस के हिसाब से तो करते ही हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में कैसे करते हैं हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब है बियर। बियर मतलब होता है जन्म देना। बोर और बोर्न, जैसे कहते हैं ना व्हेन यू वर, कब आप पैदा हुए थे, व्हेन यू वर बोर्न, ऐसी कहानी सुनाते हैं। बियरिंग, ठीक है, जैसे कहते हैं किसी जानवर के लिए किसी के लिए कि शी वॉज बियरिंग अ चाइल्ड इन हर वॉम्ब, तो ये चीज़ बियर्स हो गया इसका एस आई एस फॉर्म। अब एक होता है बियर, सहन करना, बोर, वही है बोनी। अब यहाँ पे ई का इस्तेमाल हुआ है, जिससे आपको थर्ड फॉर्म में पता चल जाएगा कि ये थोड़ा अलग है, और वैसे कॉन्टेक्स्ट पढ़ के आपको पता करना होता है कि ये कौन सा है, जन्म देना है या सहन करना है, पता चल जाएगा। बियरिंग और बियर सेम है। बिकम बनना, बिकेम, बिकम, बिकमिंग, बिकम्स। बिगिन आरंभ करना, बिगेन, बिगन, बिगिनिंग, बिगिन्स। अब आते हैं बाइट, दांत से काटना, बिट, बिटन, बाइटिंग, बाइट्स। ब्लो, हवा का चलना, ब्ल्यू, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोज, ब्लोज कैंडल्स ऑन हर बर्थडे। ठीक है, उसके बाद है बाइंड, बांधना, बाउंड, बाउंड, बाइंडिंग, बाइंड्स। ठीक है, बिड, आज्ञा देने, बोली, आज्ञा देना, बोली लगाना, बेड, बिडन, बाइडिंग या बिडिंग और बिड्स। फिर है ब्रेक, तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। चूज, चुनना, चोज, चूजन, चूजिंग, चूजेस। क्लिंग, चिपटना, क्लंग, क्लंग, क्लिंगिंग, क्लिंग्स। कम, आना, केम, कम, कमिंग, कम्स। डिग, खोदना, डग, सेकंड भी थर्ड भी डग है, और आईएनजी डिगिंग, और फिर है डिग्स। डू, करना, डिड, डन, डूइंग, डज। ड्रॉ, खींचना, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉइंग, ड्रॉज। फिर है ड्रिंक, पीना, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। ठीक है, ड्राइव, चलाना, ड्रॉ, ड्रिवन, ड्राइविंग, ड्राइव्स। ईट, खाना, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। फॉल, गिरना, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फेल्स, फॉल्स। फाइंड, पाना, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, फाइंड्स। फ्लाई, उड़ना, उड़ाना, फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज। फॉरबिड, मना करना, फॉरबेड, फॉरबिडन, फॉरबिडिंग, फॉरबिड्स। फॉरगेट, भूल जाना, फॉरगोट, फॉरगोटन, फॉरगेटिंग, फॉरगेट्स। फ्रीज, जमाना, जमना, फ्रोज, फ्रोजन, फ्रीजिंग, फ्रीजेस। गेट, पाना, गोट, गोट दोनों एक ही हैं, गेटिंग, गेट्स। गिव, देना, गेव, गिवन, गिविंग, गिव्स। ग्राइंड, पीसना, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राइंडिंग, ग्रिंड्स। ग्रो, बढ़ना, उगना, ग्रीव, ग्रोन, ग्रोइंग, ग्रोज। हैंग, लटकना, लटकाना, हंग, हंग, हैंगिंग, हैंग्स। हाइड, छिपाना, छिपना, हिड, हिडन, हाइडिंग, हाइड्स। होल्ड, थामना, हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग, होल्ड्स। नो, जानना, न्यू, नोन, नोइंग, नोज। लाई, लेटना, ले, लेन, लाइंग, लाइज। राइड, सवारी करना, रोड, रिडन, राइडिंग, राइड्स। रिंग, बजना, बजाना, रैंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स। राइज, उठना, उगना, रोज, राइजन, राइजिंग, राइजेज। सी, देखना, सो, सीन, सीइंग, सीज। शेक, हिलाना, शुक, शेकन, शेकिंग, शेक्स। शाइन, चमकना, शोन, शोन, शाइनिंग, शाइन्स। शूट, फोटो निकालना, गोली मारना, शॉट, शॉट, शूटिंग, शूट्स। श्रिंक, सिकुड़ना, श्रैंक, श्रंक, श्रिंकिंग, श्रिंक्स। सिंग, गाना, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। सिंक, डूबना, सैंक, संक, सिंकिंग, सिंक्स। सिट, बैठना, सैट, सैट, सिटिंग, सिट्स। स्ले, वध करना, स्ल्यू, स्लेन, स्लेइंग, स्लेज। स्पीक, बोलना, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। स्पिट, थूकना, स्पैट, स्पैट दोनों एक ही हैं, स्पिटिंग, स्पिट्स। स्टैंड, खड़ा होना, स्टूड, स्टूड सेम, स्टैंडिंग, स्टैंड्स। स्टील, चुराना, स्टोल, स्टोलन, स्टीलिंग, स्टील्स। स्टिक, चिपकना, स्टक, स्टक, स्टिकिंग, स्टिक्स। स्ट्राइक, चोट मारना, हड़ताल करना, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक्स।
स्वेर शपथ लेना, स्वेर। स्वोर स्वोन स्वेरिंग, स्वेर्स। स्विम तैरना, स्वयं स्वम स्विमिंग, स्विम्स। स्विंग झूलना, स्वंग स्वंग स्विंगिंग, स्विंग्स। टेक लेना, टुक टेकन, टेकिंग, टेक्स। टीयर फाड़ना, टोर टोन टीयरिंग, टीयर्स। वियर पहनना, वोर वोन वियरिंग, वियर्स। वीव बुनना, वोव वुवन वीविंग, वीव्स। विन जीतना, वोन वोन सेम है, विनिंग, विंस। वाइंड चाबी लगाना, वाउंड वाउंड। अच्छा ये कंफ्यूज मतलब कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा। वाउंड मतलब तो देखिए घाव भी होता है, लेकिन जब आपको चाबी लगाना का पता मतलब कॉन्टेक्स्ट में पता होगा तो आपको पता चल जाएगा। वाइंडिंग, वाइंड्स। राइट लिखना, रोट रिटन, राइटिंग, राइट्स। रिंग निचोड़ना, रंग रंग रिंगिंग, रिंग्स। अब आप बात करते हैं हम ग्रुप नंबर सेकंड की। वो क्या है? नीचे दिए गए वर्ब्स में सेकंड फॉर्म एवं थर्ड फॉर्म एक जैसे हैं और फर्स्ट फॉर्म में ईडी, ईएन अथवा टी लगाकर सेकंड एवं थर्ड फॉर्म बनाए गए हैं। जैसे अब बात करते हैं एब्यूज़, गाली देना, दुरुपयोग करना, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, एब्यूजिंग, एब्यूजेस। एक्ट, काम करना, अभिनय करना, एक्टेड, एक्टेड सेम है, एक्टिंग, एक्ट्स। ऐड, जोड़ना, एडिड, एडिड सेम है, एडिंग, एड्स। एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, एडमायरिंग, एडमायर्स। तो हर सब में ईडी लगाना है इसमें। जैसे एडवाइस का एडवाइज्ड हो जाएगा लेकिन उसका एडवाइजेज है। अलाउ का अलाउड है लेकिन अलाउजेस का ये। तो एस या ई एस लगाते चलना है इसमें, यहाँ से यहाँ तक, और आपका ये बनता चलेगा। इसमें आईएनजी लगाना है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, और ये तो सब में ईडी लगाना है। ठीक है, ठीक है, इसमें ईडी लगाना है, इसके पीछे पीछे किसी के टी लगेगा। ठीक है, जैसे आपका देखते हैं आंसर, आंसर्ड हो जाएगा, अपॉइंट, अपॉइंटेड, और फिर अपॉइंट्स हो जाएगा, अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्स। अराइव, अराइव्ड, अराइव्स। अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्ट। आस्क, आस्क्ड, आस्क्स। अटैक, अटैक्ड, अटैक्स। बार्क, बार्क्ड, बार्क। तो बेथ, बेथड। बैग, बैग्ड, बिलीव्ड। बिहेव का बिहेव्ड। ब्लीड का ब्लेड। अब यहाँ पे देखिए इसकी स्पेलिंग में भी एक ई कम कर दिया क्योंकि ईडी लगाना था। ठीक है, ब्लेस, ब्लेस्ड। ब्रेक, ब्रोक। ब्रिंग, ब्रोट। अब यहाँ पे क्या है, टी लगाया है। ठीक है, बॉयल, बोल्ड, बॉयल्ड। बोस्ट, बोस्टेड। बोरो, बोरोव्ड। बिल्ड, बिल्ट आ जाएगा, यहाँ पे टी लगाया। ठीक है, उसके बाद आया है बर्न, बर्नड, इसमें भी टी लगाया। बाई, बोट, इसमें भी टी लगाया लास्ट में। कॉल, कॉल्ड। कैरी, कैरीड। कैच, कोट, यहाँ पे फिर टी। क्लीन, क्लीन्ड। क्लोज, क्लोज्ड। चेंज, चेंज्ड। चेक, चेकड। क्लिम्ब, क्लिम्ब्ड। क्लैप, क्लैप्ड। कॉपी, कॉपीड। कलेक्ट, कलेक्टेड। कंप्लेन, कंप्लेंट। कुक, कुकड। काउंट, काउंटेड। कन्फ्यूज, कन्फ्यूज्ड। ठीक है, अब एक बार नीचे देख लेते हैं। कंसल्ट का कंसल्टेड हुआ है, कवर का कवर्ड हुआ है, क्रो का क्राउड, बांग लगाना, क्राउड हुआ है, क्रॉस, क्रोज्ड। क्रीप, क्रैप्ट हुआ है, क्राई का क्राइड हुआ है, डेकोरेट का डेकोरेटेड, डांस का डांस्ड, डिसीव का डिसीव्ड, डिफीट का डिफीटेड, डिसाइड का डिसाइडेड, डिज़ायर का डिज़ायर्ड, डिस्कवर का डिस्कवर्ड, डिप का डिप्ड, डाई का डाइड, डिवाइड का डिवाइडेड, ड्रीम का ड्रीम्ड, ड्राई का ड्राइड, ड्रोन का ड्रोन्ड, डाइड, डाई का, अर्न का अर्नड, एंटर का एंटर्ड, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयड, एक्सप्लेन का एक्सप्लेन्ड, फेस का फेस्ड, फेल का फेल्ड, फियर का फियर्ड, फीड का फेड। ठीक है, फील का फेल्ट, फेल का गिराना का फेल्ड, फ्ली का भागना, फ्लेड, फाइट का लड़ना, फोर्ट, फिनिश समाप्त करना, फिनिश्ड, फाइन, फाइंड, फ्लोट, फ्लोटेड, ग्रेज मतलब चरना, ग्रेज्ड, गैदर मतलब इकट्ठा करना या होना है, गैदर्ड, हैव, हैड, फिर हेट, हेटेड, हैंग, हैंग्ड, हियर, हियर्ड, हेल्प, हेल्प्ड, फिर इम्प्रूव का इम्प्रूव्ड, इनवाइट का इनवाइटेड, ज्वाइन का ज्वाइंड, जंप का जंप्ड, कीप का हुआ है कैप्ट, किल का किल्ड, निट का निटेड, नील का नेल्ट, ले का लेड, लाई का लाइड, लाफ का लाफ्ड, लर्न का लर्नड, लीव का लेफ्ट, लैंड का लेंट, लैंड मतलब उधार देना, लॉस का खोना हारना, लॉस्ट, लाइक का लाइक, लिसन का लिसनड, लुक का लुकड, लाइव का लिव्ड, लव का लव्ड, लेड का मार्ग दिखाना, लेड, लीड हो गया मार्ग दिखाना, लेड हो गया उसकी सेकंड फॉर्म, मैरी का मैरिड, मेक मेड, मीन अर्थ लगाना, मेंट मीट मैट हो गया, मेटेड नहीं हुआ, मूव मूव्ड, मेल्ट का मेल्टेड, मेंड का सुधार करना यानी कि मेंडेड, मिक्स मिक्स्ड, नेम नेम्ड, नीड नीडेड, निप निप मतलब सख्ती से कुचलना, निप्ड, ओबे ओबेड, ओपन ओपनड, ऑर्डर ऑर्डर्ड, ओपोज ओपोज्ड, पे का पेड, प्ले का प्लेड, प्रे का प्रार्थना करना, प्लेड, प्रेज प्रेज्ड, प्रीच उपदेश देना, उपदेश करना, प्रीच्ड, पीप का पीप्ड, पीप मतलब झाँकना, प्लांट प्लांटेड, प्लक तोड़ना, प्लक्ड, प्रिपेयर का तैयार करना, प्रिपेयर्ड, पुल का खींचना, पुल्ड, प्रिवेंट प्रिवेंटेड, पनिश पनिश्ड, प्रूव का प्रूव्ड, प्रोमिस का प्रोमिस्ड, पुश का पुश्ड,
पुश। उसके बाद आगे हैं प्लग, प्लग का प्लग्ड, खेत जोतना, क्वेरल क्वेरल्ड, रेन रेन्ड, रिप्लाई रिप्लाइड, रीच रीच्ड, रिसीव रिसीव्ड, रिफ्यूज रिफ्यूज्ड, रेस्ट रेस्टेड, रिजाइन रिजाइंड, रिपेयर रिपेयर्ड, रिमेंबर रिमेंबर्ड, रिटर्न रिटर्नड, रोर रोड, से सेड, सीक अपेक्षा करना, सॉल्ट, सेल सोल्ड, सेव सेव्ड, सो आर से चीरना, सोड, सेंड सेंट भेजना, सेलेक्ट सेलेक्टेड, स्लीप स्लेप्ट, स्टैंड खड़ा होना, स्टूड स्टे ठहरना, स्टेड, स्पेंड खर्च करना, स्पेंट, स्टॉप स्टॉप्ड। उसके बाद है स्वीप झाड़ू देना या झाड़ू लगाना, स्वेप्ट, स्टडी स्टडीड, स्लिप फिसलना, स्लिप्ड, टॉक टॉक्ड, टेल टोल्ड, टीच टॉट, थिंक थॉट, टाई टाइड, टच टच्ड, ट्राई ट्राइड, ट्रस्ट ट्रस्टेड, यूज यूज्ड, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड, वॉक वॉकड, वॉश वॉश्ड, वेट वेटेड, वीप मतलब रोना, वेप्ट, वर्क वर्कड, वॉच वॉच्ड, विश विश्ड, वेंडर वंडर्ड, वेस्ट वेस्टेड, वेड वेडिड, वाउंड वाउंडेड, वर्शिप वर्शिप्ड, वंडर वंडर्ड, रैप लपेटना, रैप्ड, यील्ड मतलब झकना या पैदा करना, यील्डेड। अब बात करते हैं अपने ग्रुप 3 की। क्या है अपना ग्रुप 3? नीचे दिए गए वर्ब्स के सभी फॉर्म एक जैसे हैं। देखिए इसके तो सब एक जैसे आपको मिलेंगे। बिड का बिड, बिड मतलब बोली लगाना, बेट का शर्त लगाना, तो सब एक जैसे हैं, सेकंड और थर्ड मतलब। और उसमें बाद में एस जोड़ा है बस। बर्स्ट फटना, बर्स्ट जैसे क्लाउड बर्स्ट होता है, या हम जैसे कोई गन है उसकी फायर खोलते हैं तो भी अपने को पता चलता है कि बर्स्ट खोल दिया। AK-47 असोल्ट राइफल बर्स्टेड, या बर्स्ट ओपन बर्स्ट फायर, इस तरीके से। कास्ट फेंकना डालना, कास्ट ही होगा। कोस्ट मूल्य लगाना, कोस्ट। कट काटना, हर्ट हर्ट, लेट करने देना, लेट इट बी, जैसा है वैसे रहने दो, करने दो उन्हें। पुट पुट, रेड रीड, रेड रेड, इसको फर्स्ट फॉर्म में पढ़ते हैं रीड, सेकंड और थर्ड रेड रेड। सेट अस्त होना, जैसे कहते हैं ना सनसेट, तो सूर्यास्त होना। शेड बहाना त्यागना, और शेड का मतलब काटना भी, श्रेड का मतलब काटना होता है, शेड का तो बहाना त्याग देना। शट शट, स्प्रेड स्प्रेड, थ्रस्ट थ्रस्ट थ्रस्ट, क्विट मतलब छोड़ना, क्विट, क्विटेड नहीं होता, क्विट ही होता है। रीड एवं स्टडी में अंतर है। स्टडी का अर्थ है अध्ययन करना, और जबकि रीड हम मैगजीन न्यूज़पेपर इत्यादि को करते हैं, तो इतने ध्यान से नहीं देखते। लेकिन स्टडी में तो भाई कहते हैं ना भाई स्टडी हार्ड, यानी कि अध्ययन करो, उसका एनालिसिस आपका होना चाहिए। बहुत कई परतों में होता है अध्ययन, लेकिन मैगजीन और न्यूज़पेपर क्या पढ़ के छोड़ दिया, उसके बीच में थोड़ा बात कर ली बस। अब बात करते हैं कन्फ्यूजिंग पेयर के बारे में। बियर बोर बोन पैदा करना है, और दूसरा है बियर बोर बोनी बर्दाश्त करना, ये बार बताए थे अभी। फॉल फेल फॉलन गिरना, फेल फेल्ड फेल्ड गिराना। फाइंड फाउंड फाउंड पाना, फाउंड फाउंडेड स्थापित करना, जैसे प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेड द हॉस्पिटल, कि भाई उस ज़माने में उन्होंने अस्पताल शुरू किया था, उनके हाथों से इसका शिलान्यास हुआ था। ग्राइंड ग्राउंड, ग्राउंड मतलब पीसना, और ग्राउंडेड ज़मीन पर लाना, उड़ान भरने पर पाबंदी लगाना, जैसे अमेरिका वगैरह में कहते हैं यू आर ग्राउंडेड। ग्राउंडेड मतलब आप जो है, अब आपको कोई साजो सामान, लग्जरी का सामान नहीं मिलेगा। हैंग हैंग्ड, फांसी पर लगाना। हंग हैंग हंग हंग, टांगना लटकाना। लाई लाइड लाइड, झूठ बोलना। लाई ले लेन, लेटना। ले ले लेड, क्षैतिज रखना, न्यौछावर करना। या हैंस ले एग्स, जैसे लेड न्यौछावर करना में सोल्जर लेड हिज लाइफ इन द कॉल ऑन द कॉल ऑफ ड्यूटी, ठीक है, ऐसे करके। रेंड चीरना फाड़ना। रेंट 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 रेंटेड रेंटेड, किराए पर देना। राइज रोज राइजन, उगना बढ़ना उठना तरक्की करना। रेज रेज्ड रेज्ड, उठाना। रेज रेज्ड रेज्ड, ध्वस्त करना। सी सो सीन, देखना। सो सोड सोन, आरी से चीरना काटना। वाइंड वाउंड वाउंड, मोड़ना लपेटना चाबी लगाना। वाउंड वाउंडेड वाउंडेड, घायल करना। फ्लाई फ्लू फ्लोन, उड़ना। फ्लो फ्लोड फ्लोड, बहना, ठीक है। अब है वर्ब्स कन्फ्यूज्ड विद वर्ब नाउन एडजेक्टिव। जैसे प्रैक्टिस है वो नाउन है, लेकिन प्रैक्टिस ऐसा आ गया तो वो अभ्यास करना है। एडवाइस नाउन है, एडवाइस वर्ब है। कंप्लेन शिकायत करना। कंप्लेंट ये कंप्लेन वर्ब है, और कंप्लेंट नाउन है, शिकायत। अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नाउन है। परिणाम कि इसका परिणाम क्या हुआ, और इफेक्ट बदलाव करना, अगर किसी चीज़ को बदल दिया तो वो बदलाव लाना, तो वो वर्ब हो जाएगा। एश्योर है वर्ब, तसल्ली देना। इंश्योर भी है वर्ब, सुनिश्चित करना। और इंश्योर भी है वर्ब, बीमा करना। हियर मतलब है वर्ब, सुनना। लिसन है वर्ब, ध्यान से सुनना। हील है वर्ब, ठीक होना। और हील है एडी, नाउन। प्रिस्क्राइब है वर्ब, सलाह देना। और प्रोस्क्राइब है पाबंदी लगाना, दोनों वर्ब हैं। अडोप्ट है गोद लेना। अडेप्ट है ढालना। और अडेप्ट है निपुण। देखिए अडोप्ट वर्ब हो गया, अडेप्ट भी वर्ब हो गया ढालना, और अडेप्ट हो गया एडजेक्टिव कि वो उस काम में निपुण है। अल्यूड हो गया कि संदर्भ में उल्लेख करना, वर्ब है। इल्यूड है से बचना।
फिर है अमेंड, वर्ब संशोधित करना, जैसे हम कहते हैं अमेंडमेंट आई है कॉन्स्टिट्यूशन की, अमेंड सुधार करना, संशोधन करना। अमेंड है ई वाला, अशुद्धियाँ निकाल देना, ठीक है। बोट, वर्ब सेकंड और थर्ड फॉर्म है बाई की, और इसका मतलब है खरीदना। और ब्रोट है लाना, ये भी वर्ब सेकंड और थर्ड फॉर्म है ब्रिंकिंग। कंपोज मतलब बनाना, जैसे किसी ने म्यूजिक कंपोज किया, बना दिया। कंप्राइज है से बनाना, कि भाई ये चट्टान कंप्राइज है, इसमें ये सामान है, मतलब इतना माइका है, ये है। डिफेस मतलब विकृत करना, और इफेस मतलब मिटा देना, दोनों वर्ब है। डेप्रिकेट मतलब नापसंद करना, और डेप्रिशिएट होता है मूल्य कम होना। एनवलप, वर्ब ढकना। एनवलोप, नाउन लिफाफा। एक्साइट, उत्तेजित करना। इंसाइट, भड़काना, दोनों वर्ब हैं। फ्लाउट, उल्लंघन करना। फ्लॉन्ट, दिखावा करना। होर्ड, छिपाकर जमा करना। होर्ड, लोगों का समूह, दोनों वर्ब हैं। लोध, नापसंद करना। लोध, अनिच्छिक, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। लूज, लॉस खोना, हारना। लॉस, घाटा, हानि, नाउन है। लूज, एडजेक्टिव ढीला, कि लूज कपड़े पहने हैं, ये इसको प्रॉफिट एंड लॉस वाला लॉस हो गया। और लूज मैच, हार गया, तो वो वर्ब है। मिटिगेट, बेहतर करना, कम करके, ठीक है। मिलिटेट, प्रतिकल होना, ठीक है। पोर, उड़ेलना, दूध उड़ेल दो, भगोने से पोर कर दो, ठीक है। पोर हो गया छिद्र जो हमारी स्किन पे होते हैं, पोर्स। प्रोसीड, आगे बढ़ना। प्रीसीड, वर्ब से पहले आना, मतलब ये वर्ब है से पहले आना, आपसे पहले कौन था इस कुर्सी पे, या कौन था पावर में, ऐसे। प्रे मतलब प्रार्थना करना, और प्रे है एक नाउन, शिकार, नाउन है शिकार, और वर्ब है शिकार करना। राउट, वर्ब आसानी से हराना। रूट, नाउन है रास्ता, और रूट है नाउन जड़, देखिए थोड़ा स्पेलिंग में फ़र्क है बस। सेंश्योर है निंदा करना, और सेंसर है पाबंदी लगाना। सी मतलब है देखना। लुक है ताकना, नज़र डालना, ठीक है। लुक नाउन है, वर्ब में ताकना है, और नाउन में नज़र डालना। स्टेयर है घूरना, वर्ब है। पीप है वर्ब झांकना। ग्लेयर है गुस्से से देखना, वर्ब है, ठीक है। और नाउन क्या है, गुस्से से भरी नज़र। ही ग्लावर्ड एट मी, ठीक है। ही ग्लेयर्ड एट मी और ही ग्लोवर एट मी, तो उसने गुस्से से भरी नज़र पे देखा, तो यहाँ पे वर्ब में नहीं हो सकता। वर्ब में इसका क्या होगा, ग्लेयर, और नाउन में हो जाएगा ग्लोवर। ग्लैंस है एक झलक देखना, वर्ब, ठीक है। और एक झलक सिर्फ नाउन है। ग्लिम्स, एक झलक देखना, और ऐसे ही नाउन भी है एक झलक। लाइट, लाइट मतलब ऑब्जेक्टिव है हल्का, नाउन है रोशनी, और वर्ब है प्रज्वलित, जैसे ही लाइटेड दी ओलंपिक टॉर्च, तो वो हो जाएगा प्रज्वलित करना। प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट, तो यहाँ पे हो गया नाउन, रोशनी कर दो कमरे में। और दिस मटेरियल या दिस फैब्रिक इज़ वेरी लाइट ऑन योर बॉडी, तो ये हल्का रहेगा फैब्रिक। अब बर्न है जलाना, और नाउन है जला हुआ भाग शरीर का, ठीक है। कैच है वर्ब, किसी गतिशील को पकड़ना, जब हम कहते हैं क्रिकेट में कि भैया कैच द बॉल, तो वो किसी गतिशील बॉल जो ट्रैवल कर रही है उसको पकड़ता है, तो कैच होती है। अब होल्ड होती है ठहरी हुई चीज़ को थामना, ठीक है। जैसे कहते हैं होल्ड दिस रिलेशनशिप, भैया वो ठहरी हुई चीज़ है, तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है लेकिन रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी वो थामे रखा है, ठीक है। होल्ड द ग्लास, गिलास पहले से ही कहीं उड़ नहीं रहा है, गिलास एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, तो वो होल्ड है। अच्छा, नाउन क्या है, पकड़, और होल्ड का भी नाउन क्या है, पकड़, ठीक है। अब बात करते हैं इधर से 37 से। कैनवास, घूम घूम के वोट मांगना, ठीक है। और कैनवास होता है मोटा कपड़ा जिससे जूते व टेंट बनते हैं, कहते हैं ना कैनवास का टेंट ले लो, ऐसे। रिफ्यूज़, अच्छा इसके नाम पे जूते की कंपनी भी थी, कैनवस करके, कन्वर्स करके थी, लेकिन वो इसी से बना हुआ था। रिफ्यूज़ मना करना। डिनाई, रिफ्यूट खंडन करना। अच्छा, मना करना और रिफ्यूट डिनाई में मतलब अंतर है। रिफ्यूज़ है कि आपके पास कोई प्रपोजल आया, आपने रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन डिनाई और रिफ्यूट क्या है कि कोई कह रहा है भाई सूरज जो है सूर्य से निकलता है, और आपने कहा नहीं भाई सूर्य जो है पश्चिम से निकलता है, आप खंडन कर रहे हैं, वो बात अलग है, आप प्रूव है कि नहीं है। डिक्लाइन है अस्वीकार कर देना, कम होना, जैसे अशोका एम्पायर डिक्लाइंड, तो कम हुआ उनका असर, ठीक है। ही डिक्लाइंड द ऑफर, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अच्छा, पेडल है घूम घूम के सामान बेचना, जैसे रेडी टपरी वाले, रेडी वाले जो खासकर गोलगप्पे वाले, ये सब घूम घूम के सामान बेचते हैं, पैडल कहा जाता है, या पैडलर। और पैडल है साइकिल में जिस पर पैर रख के घुमाते हैं, उसे पैडल कहते हैं। राइड है वर्ब सैर करना, दो पहिए व जानवर की सवारी करना, नाउन हो गया। ड्राइव है फिर सैर करना, चार पहिए की सवारी करना। विदर, मुरझाना। वेदर है दिन प्रतिदिन का मौसम। वेदर है या ना, कि या तो या तो ये। और विदर है कहाँ का, पुराने काल की अंग्रेजी भाषा में वेयर को विदर कहते थे। सिंक है डूबना, निर्जीव का, यानी कि जैसे जब जहाज कोई डूबता है, जब टाइटेनिक सैंक्ड, सैंक लिखा आया था, या संक इनटू द बर्मुडा ट्रायंगल, इन द बर्मुडा ट्रायंगल, तो वो निर्जीव चीज़ है, तो इसलिए डूबना निर्जीव का। और ड्रोन है डुबाना, कि कोई स्विमर डूबता है तो सिंक नहीं कहते, ड्रोन कहते हैं। सीज है रुकना, सीज है जब्त करना, वर्ब है। इन्वेंट है आविष्कार करना, और डिस्कवर है खोज करना, दोनों वर्ब हैं। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। द सर्वेंट हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, अब यहाँ पे हैंग्ड नहीं आएगा, क्योंकि हैंग्ड मतलब फांसी पे लटकाना हो जाता है।
ले योर बुक्स असाइड एंड लाई डाउन टू रेस्ट। अब ले नहीं आएगा यहाँ पे, कोई अंडे नहीं देने उसको, ठीक है ना। लाई डाउन टू रेस्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यहाँ पे नाउन पे आएगा। प्रैक्टिस द क्वेश्चन गिवन इन द असाइनमेंट, अब यहाँ पे काम करने के लिए बोल रहा है, वर्ब है। आई नीड योर एडवाइस, नाउन। डू नॉट एडवाइज मी, अब यहाँ पे मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो, एडवाइस मत दो, सलाह मत दो, ये वर्ब आ गया। आई हैव लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, मैंने एक मतलब शिकायत दर्ज करा दी है, तो कंप्लेंट नाउन हो गया। ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी, उसने शिकायत कर दी मेरे खिलाफ। अब आ गया बैड वेदर अफेक्ट्स योर हेल्थ एंड द इफेक्ट इज कफ एंड कोल्ड, अब यहाँ पे अफेक्ट हो गया वर्ब और इफेक्ट हो गया क्या, नाउन। मैनी सॉन्ग्स आर नॉट वर्थ लिसनिंग टू, नोट लिसन के बाद टू का प्रयोग होता है, लेकिन वर्थ लिसनिंग सुनने के लायक के बाद टू को हटा दें, ठीक है। लिसन के बाद टू आता है हमेशा, प्लीज़ लिसन टू मी, जैसे टीचर्स हमेशा कहती थी क्लास में, लेकिन वर्थ लिसनिंग के बाद टू नहीं आएगा। ही लाइटेड द कैंडल एंड बर्न द पेपर्स, बिल्कुल सही है, उसने कैंडल को जलाया, प्रज्वलित किया और जला दिया कागजों को। द थीफ इल्यूडेड रेस्ट, मतलब बच के भाग गया, तो ये वर्ब हो गई। द अर्थ्स एटमोसफियर कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स, एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता, अतः ऑफ हटा दें, तो ऑफ नहीं आएगा, कंप्राइजेज 3 लेयर्स, ऐसे ही आएगा बस। एक्टिव वॉइस, मीरा बाई कंपोज्ड मैनी सॉन्ग्स, उन्होंने बनाए हैं। आई रिफ्यूज़ टू हेल्प, मैंने उसे मदद करने से मना कर दिया। द थीफ डिनाइड द चार्जेस, भाई मेरे पे जो चार्जेस लगाए हैं सब गलत है। आई डिक्लाइन द ऑफर, मैंने ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, मतलब अस्वीकार कर दिया। साइलेंस प्रिसीड्स द स्टॉर्म, साइलेंस जो है मतलब स्टॉर्म के बाद जो है साइलेंस आता है, तो स्टॉर्म से पहले क्या आता है, साइलेंस, ठीक है। क्या कहा है इसने, साइलेंस प्रिसीड्स द स्टॉर्म, होता है ना कि स्टॉर्म से पहले बिल्कुल शांत हो जाएगा, फिर तूफान आएगा एकदम से, ठीक है, फिर त्राहिमाम हो जाता है। दिस इज़ अ गुड साइट फॉर स्कूल, अब यहाँ पे साइट का क्या मतलब है, ये जगह सही है कंस्ट्रक्शन की। प्लीज़ साइट एन एग्जाम्पल, मतलब एक उदाहरण दे दो, बताओ एक उदाहरण। अब हम करते हैं स्पॉटिंग द एरर, इसको प्लीज़ थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी निपटाएंगे और करते हैं इसको शुरू। अब है फर्स्ट, ही वॉज सो इंक्यूजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। अच्छा अब देखिए, अब आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि ये रोज़ जो है इसका, ये राइस का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन उठाया है तो कोई इंसान नहीं उठाया कि रोज़ लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे रेज्ड, तो यहाँ पे आएगा रेज्ड, तो ये हो जाएगा रेज्ड मैनी क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड है ही वाज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। अच्छा बोर्न देखिए, अब यहाँ पे ई आया है, अब यहाँ पे आपको समझना यहीं पे गलती है कि बियर का जो बर्दाश्त करना नहीं है, ही वाज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं किया है, वो पुअर पेरेंट्स के घर पे जन्मा है, तो वहाँ पे बोर्न आएगा, ठीक है। अब है थर्ड, द यूनिवर्सिटीज़ वाज फाउंड इन 1950। अब खोजी थोड़ी ना गई है यूनिवर्सिटी की, 1950 में कहीं से मिली है, कोई मोहनजोदाड़ो या उसकी तो ये खुदाई नहीं चल रही थी, तो यहाँ पे फाउंडेड आएगा, ठीक है, कि इसका शिलान्यास किया गया या ये बनाई गई या ये स्थापित की गई। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मैंड हिज वेज। अब देखिए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, अब मैंने कंप्लेंट क्या है, ये नाउन है, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, तो आप देखिए इसमें कंप्लेंट आएगा, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, मैंने तो यहाँ पे नाउन, यहाँ पे वर्ब का प्रयोग होगा, इसने नाउन लिख रखा है। अब फिफ्थ है फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन ए पर्सन, अफेक्ट नहीं आएगा, अफेक्ट के स्थान पे क्या आएगा, नाउन आएगी, इफेक्ट, ठीक है। सिक्स्थ है आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक। अब देखिए लूज मैंने क्या बताया था, ढीला, लेकिन यहाँ पे ढीला तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लोस, LOSE आएगा, लूज माई टेम्पर, ठीक है। यहाँ पे ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एन्जॉइंग द कूल ब्रीज। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि लेटा है वो ग्रास पे, तो लाइड, अब आपको यहीं पे ध्यान देना है कि जो लाई की सेकंड फॉर्म होती है लेटने की, उसका होता है ले, LAY, तो यहाँ पे आएगा ले, ही ले ऑन द ग्रास। अब एट्थ, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लू दियर बैंक्स एंड कोस्ट। अब यहाँ पे देखो, आपको अगर वर्ब का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप पकड़ लेंगे कि ओवरफ्लू कुछ नहीं होता, ओवरफ्लो का सेकंड फॉर्म होता है ओवरफ्लोड, तो आपको ओवरफ्लोड का इस्तेमाल यहाँ पे करना था, ये ओवरफ्लू नहीं होगा यहाँ। ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल, उसने अपना क्या लगेज लिटा दिया, तो ले का क्या है, रखना, तो इसका क्या होगा, लेड, LAID, लेड। व्हेन कैलेमिटी, टेंथ है, व्हेन कैलेमिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली। अब देखिए यहाँ पे फेल की जगह आप बी फेल का प्रयोग करें, क्योंकि बी फॉल का मतलब होता है घटना या होना या आ पड़ना, क्या है, बी फॉल का, बी फॉल की सेकंड फॉर्म बी फेल, यहाँ पे आएगी बी फेल। अब 11th है, द असैसिन वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग। अब हंग नहीं आएगा यहाँ पे, हैंग्ड आएगा, क्योंकि हैंग आएगा मतलब, क्योंकि हैंग जो वर्ड है वो होता है फांसी पे लटकाना, अब यहाँ हंग की जगह क्या हो जाएगा, हैंग्ड हो जाएगा,
क्योंकि उसको फांसी पे लटकाया गया, उसे कपड़े की तरह लटकाया नहीं। 12th है इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। तो देखिए रिटर्न के साथ कभी भी बैक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोनों ये सुपरफ्लोज बना देगा सेंटेंस को। रिटर्न का मतलब ही वापस लौट के आना होता है, क्योंकि भाई हम जब भी यूज़ करते हैं रिटर्न मतलब क्या, वापस आना। अब बैक और लगा दिया, अरे बैक का क्या मतलब हुआ, इसमें रिटर्न ही आएगा खाली, ठीक है। अब है 13th, व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू एग्री इट। अब देखिए एग्री के स्थान पर यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेप्ट आएगा। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि एग्री क्या, सहमत कोई बात थोड़ी ना जिससे सहमत होना है, एक्सेप्ट करना है, या तो एक्सेप्ट करेगा या तो नहीं करेगा। 14th, द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्रिवन इन टू ए नैरो लेन वेयर इट वॉज स्ल्यूड बाई द किडनैपर। अब देखिए हमें पता था स्लेड, वो जो काटना होता है जिसमें चीरा लगाते हैं उसका क्या होता है, स्लेन होता है। स्ले एक वर्ड होता है, अभी ऊपर बताया था स्ले, SLAY। इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है स्लेन, SLAIN, स्लेन। तो वो स्लेन आएगा यहाँ पे, ठीक है। स्लेन बाय द किडनैपर, उसको चीर दिया गया या काट दिया गया। 15th है बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस ही वॉज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसोल्ड मर्डर केसेस। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूसिव को देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी कोई डिबेट हो रही है उसको खत्म कर देना, क्वेश्चन है डाउट। और सस्पेक्ट शब्द के साथ कंक्लूसिव का प्रयोग वाक्य के अर्थ को कॉन्ट्राडिक्टरी बना रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो इसमें बी में गलती है, यहाँ से कंक्लूसिवली को हटा दें। ही वॉज सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसोल्ड मर्डर केस। अब कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड नहीं होता कुछ भी, कि कंक्लूजन, ये बना है कंक्लूजन, ठीक है। माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। अब स्टील के पहले जो है टू का प्रयोग करना होता है हमें, ठीक है। माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम टू स्टील द स्कूटर। समझ रहे हैं मेरी बात का? अब यहाँ पे डेयर अगर मेन वर्ब है तो उसके बाद इन्फिनिटिव जो है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, अतः टू स्टील का प्रयोग सही होगा। हिम टू स्टील द स्कूटर, डेयर के बाद, ठीक है। डेयर आ गया है, हिम टू स्टील, ठीक है। अब बात करते हैं 17 की। व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। जब मैं जवान था मैं मोहन से तेज भाग लिया करता था। अब आपको पता है कि पास्ट टेंस है, व्हेन आई वॉज यंग, तो कुड आएगा यहाँ पे कैन की जगह पे, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। 18th है हरीश नीड्स नॉट कम हेयर एज इट इज़ गेटिंग डार्क। अब यहाँ पे देखिए नीड्स जो है मेन वर्ब नहीं है, यहाँ मोडाल है, इसलिए नीड्स के स्थान पे नीड लगाएं आप, ही नीड नोट, ठीक है। यहाँ पे बस ऐसा हटेगा। अब 19th है ही डेयर नोट टू गो देयर, उसकी हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की। अब देखो भाई डेयर जो है मॉडल है यहाँ पे, तो आता है टू गो का नहीं, गो का प्रयोग करो, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ना कि 2+ फर्स्ट फॉर्म का। ही डेयर नॉट गो देयर, बस इतने में ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये खाली टू को हटा दो आप यहाँ से। 20 आई यूज़ टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड। अब यूज़ क्या होगा भाई, यूज़ टू क्या है, भूतकाल का रूटीन एक्शन के लिए क्या होता है, यूज़ टू। और वैसे भी देखिए पास्ट है तो यूज़ ही आएगा ना भाई, सेकंड फॉर्म आएगी ना यूज़ की। अब 21 अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। अब कुड फाइट क्या है भाई, यहाँ पे उसको कर सकना थोड़ा ना है, पॉसिबिलिटी थोड़ा ही ना है। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए वैसे भी यूज़ होता है कुड, तो आपको पता ही है, देयर कुड बी अ बॉम्ब। यहाँ पे तो भैया उसको लड़ना ही है, तो मस्ट है, यहाँ पे तो मस्ट आएगा भाई, 100% से ज़्यादा लड़ना चाहिए, पर यहाँ पे ही अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री आएगा। 22 आई वुड रेदर डाई देन बैग। मैं मर जाऊँगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। समझ रहे हैं बात को? तो देन में यहाँ पे सारी चीज़ ठीक है, आई वुड रादर डाई देन बैग। अब ये देन कौन सा है, ये देखिए, ये है बाद वाला। अब यहाँ पे आएगा THAN वाला देन, ठीक है, क्योंकि वुड रादर के साथ क्या होता है, देन का प्रयोग होता है। 23 रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। अब देखिए सी पार्ट में इसके एरर है, क्योंकि विल के यहाँ पे शुड का प्रयोग होगा, और मैंने ये रूल भी था कि लेस्ट के बाद क्या होता है, शुड का आएगा प्रयोग, ठीक है। कोई भी पर्सन हो क्या आएगा, शुड आएगा। 24 है ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। उसने उम्मीद करी थी कि भाई वो पास हो जाएगा। अब यहाँ पे पास्ट का टेंस है तो विल क्यों आएगा, वो ये एरर बिल्कुल एग्जाम्पल में भी ऐसी कैसी थी, बस थोड़ा आगे जो जोड़ा हुआ है विथ फ्लाइंग कलर्स, ये थोड़ा फालतू जुड़ा है बस। 25 यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन्स। अब देखिए टू वेस्ट, नीड नॉट टू वेस्ट नहीं आएगा, टू वेस्ट के स्थान पर वेस्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि नीड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, क्योंकि नेगेटिव हो जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ से बस क्या हटाना है आपको, नीड नॉट के बाद टू हटा देना है, ठीक है। नीड नॉट वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन। शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। अब देखिए इसके तो पहले ही पार्ट में आपको एरर समझ में आ रही होगी कि वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट प्रयोग होता है, ना कि सेकंड फॉर्म का। तो ब्रोक के स्थान पे आपको ब्रेक लगाना है, शी वुड ब्रेक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। 27 द ओल्ड लेडी प्रेड दैट
ही मे लिव लॉन्ग, ओल्ड लेडी ने प्रे किया दैट उसको वो जो है लंबी आयु जिए। तो मे के स्थान पे माइट का प्रयोग करें क्योंकि वाक्य जो है किसमें है, पास्ट में। ठीक है, ही माइट लिव लॉन्ग। 28 रमा मस्ट नोट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। अब टू को हटाना है क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है, मस्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो बस इसमें क्या नहीं आएगा, 28 में टू नहीं आएगा। रमा मस्ट हैव ट्रीटेड, मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड, टू नहीं आएगा। 29 वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ़ पॉसिबल। अब इसमें बी पार्ट में रह रहे क्या है, शुड बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, तो रिसाइकल की जगह रिसाइकल्ड आएगा। ठीक है। 30 द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन इंसेफ्लाइटिस बाई स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ GDP ऑन हेल्थ सेक्टर। अब देखिए कैन नॉट भी आ गया, एबल भी आ गया, तो कैसे होगा, सुपरफ्लोज बन जाएगा सेंटेंस। तो यहाँ पे जो है अपने को बी एबल टू हटा देना है। कैन नॉट अपने आप में क्षमता दर्शा रहा है। ठीक है, ये बी एबल टू नहीं आएगा, ये ऊपर एग्जाम्पल में भी ऐसे कैसे बताया था। 31 द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर येस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। अब देखिए ही मे बी देयर नहीं, ही माइट आएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है वैसे भी, और ये पॉसिबिलिटी भी थोड़ी कम है। ठीक है, वैसे तो पास्ट के लिए माइट ही आता है। 32 ही मे लिव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड। मे ही लिव लॉन्ग सही प्रयोग होता है क्योंकि वाक्य विश में है, ही मे लिव लॉन्ग नहीं। ठीक है, मे ही लिव लॉन्ग, पहले मे आएगा फिर आएगा मे ही लिव लॉन्ग। 33 ही रिटर्न द पर्स डू ही कुड कीप इट वेरी इजीली। उसने पर्स लौटा दिया जबकि वो रख सकता था। तो देखिए कुड कीप नहीं, कुड हैव केप्ट। ठीक है, रख सकता था, कुड हैव केप्ट आएगा यहाँ पे। 34 व्हेन यू वर यंग यू ought टू लर्न गुड हैबिट्स। जब हम जवान होते हैं या जब तुम जवान होते हो तो अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। अब देखिए ought टू लर्न को ought टू हैव लर्नड में प्रयोग करें कि तुम्हें सीखनी चाहिए थी, ought टू हैव लर्नड, ought टू हैव आएगा और फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगी। 35 इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी एज मच एज यू। अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए तो मैं भी उतना ही खुश होऊंगा। अब शैल के बाद मेन वर्ब बी का प्रयोग करें। इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल बी हैप्पी एज मच एज यू, मैं उतना ही खुश हो जाऊंगा। ठीक है। 36 वी ought टू ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स। अब देखिए अब पढ़ते ही आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है क्योंकि ought टू के बाद बी जरूर लगाएं। वी ought टू बी ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स, यहाँ पे जो है बी आएगा, वी ought टू बी ऑनेस्ट। 37 इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर आई शुड ब्रिंग माई वुलन क्लोथ्स बाई बट आई डिडेंट। अब शुड ब्रिंग की जगह क्या आना था, शुड हैव ब्रोट, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है कि पहले लेके आना था, अब तो यहाँ आ चुका है। अब बात करते हैं 38 आर यू यूज टू गेट अप अर्ली। गेट को यहाँ पे गेटिंग लगा दो बस, यूज टू गेटिंग, जेरेंड आएगा यूज टू के बाद। ठीक है। 39 आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका डिपार्टेड नो एरर। अब देखिए इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड का यहाँ मतलब समझिए। इन्वेंटेड मतलब होता है कोई चीज़ खोजना जो पहले नहीं थी, यानी कि इनोवेट करना कुछ नया, और डिस्कवर होता है कि कोई चीज़ थी पहले से लेकिन बस आपने वहाँ जाके उसको ढूंढ निकाला कि हाँ भाई ये चीज़ है, तो डिस्कवर्ड आएगा। ठीक है। 39 में क्या आएगा, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। 40 है आई थिंक द न्यूज़ माइट ट्रू। अब आपको पता है कि माइट के बाद बी लगाना पड़ेगा। आई थिंक द न्यूज़ माइट बी ट्रू, पॉसिबिलिटी है लेकिन रिमोट है तो माइट बी ट्रू, हो सकती है ट्रू। अब बात करते हैं 41 की। वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट ही इज़ एट फॉल्ट। देखिए वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट ही इज़ एट फॉल्ट, मुझे बहुत जल्दी रियलाइजेशन हो गया कि उसकी गलती है, तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है ना। रियलाइज्ड ही वॉज आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, वॉज आएगा। 42 क्या कहता है, ही रिमेंबर्ड दैट हिज, 1 सेकेंड यहाँ कर लेते हैं। ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। अब देखिए पास्ट की बात हो रही है कि उसको याद आया, विल बी की जगह क्या आएगा, वुड आएगा क्योंकि पास्ट टेंस में वाक्य है, वुड बी एक्सपायर्ड। 43 आई वॉजेंट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वॉज यू। मैं पिछली मीटिंग में नहीं था और ना ही तुम थे। तो अब ये देखिए आई वॉजेंट एट द लास्ट मीटिंग, नाइदर वाज यू नहीं, वर यू आएगा क्योंकि यू कौन सा है हमारा, प्लूरल आता है, तो यू के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी वर।
44 इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। भाई ऐसा इन केस में, किसी भी केस में डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं अपने को लगाना है, ठीक है। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर नहीं इज आएगा, क्योंकि एक्शन तो एक ही बोल रहा है ना, डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं 45 की। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। द कैपिटल ऑफ सिचुएटिंग नहीं, सिचुएटेड। सिचुएटिंग क्या, सिचुएटेड आएगा भाई, वो तो है ही वहाँ पे उतने दिनों से। 46 ओइंग टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रोन्ड इन द मिडल ऑफ द। अब ड्रोन क्यों आएगा, शिप के साथ तो क्या आता है भाई, निर्जीव चीज़ है, सिंक, सैंक, संक, ये आती है। तो इसके साथ अब देखिए हम फॉर्म देखिए कौन सी करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। 47 इफ़ योर जॉगिंग क्लोथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमेबल फैब्रिक यू विल ड्रोन इन योर स्वेट। अगर परमेबल फैब्रिक से तुम्हारे कपड़े नहीं बने होंगे तो तुम्हारे को पसीने में डूब जाओगे, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। तो विल नहीं आएगा यहाँ पे, वुड आएगा। क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस में वाक्य। तो इसी के साथ हमारा जो ये लेक्चर है फर्स्ट हमारा ख़त्म होता है। आई होप समझ में आया होगा आपको।